Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ CBL। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 1st of February टू 7th of February, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से इश्यूज रहे हैं न्यूज़ में फ्रॉम 1st of February टू 7th of February। शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, इसको देखने से पहले आपको पता हो कि जो दोनों कंट्रीज हैं इनकी लोकेशन क्या है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो अर्मेनिया यहाँ पर पड़ती है और अजरबैजान यहाँ पर है। अजरबैजान इज वन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया के हल्का सा लेफ्ट साइड में ये पड़ती है। अगर आप देखो यहाँ पर एक रीजन है नगोर्नो काराबाख रीजन। ये जो रीजन है ये पड़ता तो है अजरबैजान में, लेकिन ये रूल किया जाता है बाय अर्मेनिया, तो इसीलिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अजरबैजान ने जो अर्मेनिया से नगोर्नो काराबाख रीजन को ज्वाइन करने वाली जो रोड है उसको किया हुआ है ब्लॉक, और इसी ब्लॉकेड को रुकवाने के लिए, उसको हटवाने के लिए अर्मेनिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर ये गुहार लगाई गई है कि ये जो रोड ब्लॉकेड है ये काफ़ी इलीगल है और जिसकी वजह से अर्मेनिया इज अनेबल टू रूल ओवर दिस एरिया। तो इसलिए न्यूज़ में था दैट अर्मेनिया जो है अपील की है उसने ICJ में कि रोड ब्लॉकेड जो है उसको हटा दिया जाए। अब अगर हम इसकी बेसिक बैकग्राउंड की बात करें तो हमने तो देख ही लिया कि लोकेशन वाइज कौन कहाँ पर है। अब इसमें अगर हम चीज़ देखें तो इसका जो शुरुआत है कॉन्फ्लिक्ट की वो हुई है 1991 से ही। 1991 में जब पूरा रशिया एक मतलब USSR था, जिसमें काफ़ी सारे और कंट्रीज़ भी थे जो अभी अलग कंट्रीज़ के तौर पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, बट पहले USSR का पार्ट हुआ करते थे। उसमें से एक ये वाले एरियाज भी हुआ करते थे सारे के सारे। तो उस टाइम पर जब USSR डिसइंटीग्रेट हो रहा था तब अजरबैजान और नगोर्नो काराबाख के रीजन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था। ये जो एरिया में लोग रहते हैं इनका मानना था ये अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लेंगे और ये अपने खुद के लिए कंट्री बना लेंगे। अजरबैजान को ये था कि ये हमारे कंट्री का ही पार्ट है, हम इनको अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। तो इस डिस्प्यूट में अर्मेनिया ने काफ़ी हेल्प करी थी इन रीजन में रहने वाले लोगों की, और अल्टीमेटली अर्मेनिया जीत गया था इस वॉर को, और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है नाउ कम्स अंडर द रूल ऑफ अर्मेनिया कंट्री। तो 1991 से लेकर अभी तक ये जो एरिया है वो अर्मेनिया के अंडर है, लेकिन जो ब्लॉकेड है वो अभी हटवाने के लिए ICJ के पास गया है अर्मेनिया। तो आपको लोकेशन वाइज क्वेश्चन कहीं आ सकते हैं कि बताइए नगोर्नो काराबाख रीजन जो है वो न्यूज़ में है काफ़ी, बताइए किस कंट्री के पास है उसका रोल, या बताइए किस कंट्री के अंदर वो लाया करता है, या उसका जो डिस्प्यूट है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा, इसी के लिए हम लोगों ने जो ये हिस्ट्री है हल्का सा वो भी पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यूक्रेन ओडेसा इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है ओडेसा। अगर आप देखो तो ये आपकी पोर्ट सिटी है ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी को टच करता है यूक्रेन, बाकी और सारी कंट्रीज भी टच कर रही हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिटी का नाम क्या है, वो सिटी कौन सी कंट्री में है और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने, यूनेस्को ने बेसिकली उसको अलाउ कर दिया है दैट इट विल बी दी नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूक्रेन। इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बल्कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज दी वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से यूक्रेन की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और ऐसा ना हो कि जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज सिटीज़ हैं या काफ़ी कल्चरली पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी बहुत अच्छी सिटीज़ हैं वो ख़त्म ना हो जाए। इसके लिए ही यूनेस्को की तरफ से ये डायरेक्शन में कदम उठाया गया है कि डिफरेंट सिटीज़ को हम लोग ले आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ताकि जो ह्यूमैनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा काम करे टू प्रोटेक्ट दीज काइंड्स ऑफ साइट्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये एक तो इसका नाम WHC वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कम्स अंडर यूनेस्को, एक तो ये ध्यान रखेंगे। साथ में ब्लैक सी को भी जो यूक्रेन है वो टच करता है। इसके अलावा यूक्रेन के अलावा बाकी और जो कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को टच करती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखो तो यूक्रेन है, यस। मोल्डोवा देखो, मोल्डोवा टच नहीं कर रहा है क्योंकि ये रोमेनिया के बिल्कुल उस साइड में है, लेकिन लास्ट तक आते आते ये सी तक नहीं टच करता। तो मोल्डोवा टच कर सकता है लेकिन करता नहीं है, इसको याद करने का हल्का सा ट्रिक है।
रोमेनिया इज द कंट्री विच टचेस ब्लैक सी, बुल्गारिया इज द कंट्री विच टचेस ब्लैक सी, आपका टर्की वाला एरिया यूक्रेन हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो जॉर्जिया है रशिया एशिया वाली साइड में, और जो रशिया है, ये 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो टच करती हैं ब्लैक सी को, जिसको हम लोगों ने हमेशा याद किया हुआ है टी बर्गर से। टी से है आपका टर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और आर से आपका रोमेनिया। तो आपको ये पता हो कि ब्लैक सी के कोस्ट पर है ये ओडेसा सिटी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए दिस सिटी इज ऑन विच कोस्ट, है ना, किस सी के कोस्ट पर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डायलॉग, ICET। ये जो है बेसिकली अभी इंडिया और यूएसए के द्वारा साइन किया गया एक अग्रीमेंट है, जिसमें न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उन्होंने यूएसए के काउंटर पार्ट से अभी मीटिंग करी है, और जिसमें ये बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, इस अग्रीमेंट को हम लोग आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब इससे पहले ये जानना होगा कि अग्रीमेंट है क्या। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इस अग्रीमेंट में इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि हम लोग इंडिया के पास जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिफेंस में, चाहे वो टेलीकॉम में, चाहे वो और अदर इनोवेशंस में, वो हम शेयर करेंगे विद यूएस। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस भी जिसकी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं, कोर टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी इंडिया के साथ शेयर की जाएंगी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर बोथ दी कंट्रीज, और साथ में अलग अलग एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है कि किस एरिया में हम लोग जो को प्रोडक्शन है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको हमें बनाना है, तो उसके लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं काम कर रहा है, इसके लिए इंडिया प्लस यूएसए दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा रहे हम दोनों के बीच में। एक तो ये, और जो अग्रीमेंट है ये पहली बार लॉन्च किया गया था इन मई 2022, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं दोनों कंट्रीज के वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी, उसमें जो सबसे हेड रहेंगे वो एडवाइजर होंगे, तो ये इसके लिए काम है। अब अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर दीज काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स, तो पता हो हमें फॉर एग्जांपल क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी मशीन लर्निंग काफ़ी न्यूज़ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी न्यूज़ में है, चैट जीपीटी काफ़ी न्यूज़ में है, ये हमने करंट अफेयर्स में वैसे भी किया हुआ है। तो उन सब के लिए, डिफेंस की इनोवेशंस के लिए अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ये सब भी हम बनाएंगे। स्पेस रिलेटेड कोई सैटेलाइट है जो हम लोगों ने भेजनी है, जो किसी और प्लैनेट को जाकर रिसर्च करेगा, वो सारी चीज़ें। एडवांस्ड टेलीकॉम, जैसे फॉर एग्जांपल 6G, अभी 5G कुछ शहरों में आया है, 5G फिर पूरे देश में आएगा, पूरे वर्ल्ड में आएगा। उसके आगे भी तो एक स्टेज है जैसे 6G, जिसमें और भी ज़्यादा लेवल ऑफ नेटवर्किंग जो है उसको हम बढ़ाएंगे। तो 6G के लिए हम दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। एंड ऑल्सो फॉर सेमीकंडक्टर्स, जैसे हर एक बैटरीज में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, हर जगह पे सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो इसीलिए दोनों कंट्रीज ये चाह रही हैं कि हम लोग एफिशिएंटली मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करें। तो इन 6 एरियाज में कोऑपरेट करने का जो एजेंडा है वो इंडिया और यूएसए का है अंडर ICET। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ICET है वो कौन सी 2 कंट्रीज के बीच का इनिशिएटिव है, तो आंसर वुड बी इंडिया एंड यूएस, एंड दीज आर दी 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। और अगर क्रक्स हम देखें तो इसका यही है कि दोनों कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना इज द मेन ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। अभी रिसेंटली WHO की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि मेनली जो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम उन कंट्रीज के ऊपर है जो कि काफ़ी लीस्ट डेवलप्ड है या डेवलपिंग इन नेचर है। तो ये तो रिपोर्ट की हाईलाइट्स हैं। अगर हम देखें कि व्हाट डू वी मीन बाय नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल हम इस पूरे वर्ड को तोड़ देते हैं। नेग्लेक्टेड मतलब जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च टेक्नोलॉजीज इसमें नहीं लेकर आई गई हैं। ट्रॉपिकल का मतलब है ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये पाए जाते हैं, क्योंकि एरिया हल्का सा वार्म है और वार्म एरिया में दीज काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो कर जाते हैं।
तो ट्रॉपिकल और डिजीज का मतलब है कि वो वायरस बैक्टीरिया जो कि आपकी बॉडी में एंटर करके कोई ना कोई डिजीज को कॉज करते हैं। तो ये जो डिजीज हैं ये बेसिकली वो डिजीज हैं जो कि मेनली उन लोगों को होती हैं जो कि पुअर हैं, और जो पुअर लोग हैं वो मेनली ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं टू अक्वायर वैक्सीन्स, टू अक्वायर ड्रग्स, टू प्रिवेंट द डिजीजेस। तो ये इसीलिए काफ़ी कम कंपनीज हैं जो इन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज की तरफ काम कर रही हैं। तो बहुत अमाउंट में जो वैक्सीन्स हैं, बहुत अमाउंट में जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल नहीं है टू प्रिवेंट दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस या फिर टू ट्रीट दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। और इनके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपको कम से कम पता हो कि व्हाट आर दीज डिजीजेस जिनके लिए ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों ने काम नहीं किया है या आगे करना है, उसके लिए हम मनाते हैं एक डे, वर्ल्ड NTD डे, ऑन एवरी ईयर 30 जनवरी को। 2021 का जो 74th असेंबली हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसमें डिसाइड किया गया था कि आगे से हम लोग हर साल 30 जनवरी को मनाएंगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। ये डे आप ध्यान रखिएगा, कब से मना रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। और रिपोर्ट में ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 16 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पुअर हैं और डेवलपिंग हैं, और उनके पास पूरी NTDs का 80% तक का काउंट है। इट मीन्स बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत डिजीजेस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एक तो ये, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में आपके रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, आपकी ये शगास डिजीज़, आपके ट्रैकोमा जो आपके एक आई इन्फेक्शन है, ये सारे जो जितने भी डिजीजेज हैं, दीज आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, जिनके लिए मैक्सिमम काम अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है और जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रसित भी हैं और उनकी डेथ भी काफ़ी हो रही है। और इन्हीं डेथ्स को रोकने के लिए, रिसर्च को बढ़ाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग चलाते रहते हैं। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था एक तो जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, वो नेशंस खास करके जहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वहाँ पर डिजीज़ का जो ये प्रभाव है वो काफ़ी देखा जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड के इनिशिएटिव्स की, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी हैं, तो WHO की तरफ से एक नया रोड मैप आया था 2021 और 30 के लिए, मतलब पूरे इस डिकेड के लिए, जिसमें ये बोला गया था कि इस पूरे 10 सालों में हम लोग काम करेंगे टू एलिमिनेट ऑल काइंड्स ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो उसके लिए पूरा ये तैयार किया गया था रोड मैप, जिसमें ये बोला गया था कि हम लोग प्रोसेस नहीं मेजर करेंगे आपसे कि कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, कैसे कर रही है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है टू मेजर द इम्पैक्ट, कि आपने जो जो काम किया उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो मुझे जानना है। आई नीड द रिजल्ट। फिर इसमें हम लोगों ने बात करी कि हम डिजीज़ स्पेसिफिक प्लानिंग की बजाय हम लोग एक कोलैबोरेशन में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज़ हैं वो रिसर्च करेंगी, जो डॉक्टर्स हैं वो जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए उन ड्रग्स का यूज़ करेंगे। तो वो सारे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर काम होना चाहिए टू हैव ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिजीजेस, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कोलैबोरेशन इज़ नेसेसरी। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है तो वो रिसर्च कर सकती है, जिस कंट्री में ज़्यादा लोग ग्रसित हैं उनको कम रेट्स पर दवाइयाँ मिल सकती हैं, सब्सिडी हम दे सकते हैं। तो सरकार हो गया, इंडिविजुअल हो गया, रिसर्च कम्युनिटी वाले हो गए, इन सभी का कोलैबोरेशन हम लोगों को चाहिए है ताकि एक प्रॉपर रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। तो ये रोड मैप बेसिकली लेकर आया गया था बाय WHO। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से पेपर में कि बताइए कौन से डिकेड ऐसा है जिसमें WHO की तरफ से NTDs को ख़त्म करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था। तो आंसर वुड बी 2021 टू 2023 का एक डिकेड। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा। और साथ में 2030 को हमारा ख़त्म हो रहा है दी टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स ना, तो ये भी गोल ही है हमारा कि हेल्थ सभी को मिले, एक बढ़िया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिले, वैक्सीन्स हम लोगों को अवेल करवा पाएँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम कर देंगे और साथ में अपने गोल्स भी अचीव कर लेंगे और NTDs के खिलाफ भी लड़ लेंगे। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये क्या होती हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं और ये क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हल्का सा पता हो हमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे IIMR इन हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। IIMR है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कदन भी कहते हैं।
तो भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान जो है, अब ये हैदराबाद में जो हम काम कर रहे थे उसको हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उपाधि दे दी है, ताकि जितने भी इंडिया में जो है रिसर्च काफ़ी ज़्यादा हो और इंडिया ही एक तरीके से एक हब बने पूरे वर्ल्ड का, जिसमें मिलेट्स की प्रोडक्शन भी होती है, मिलेट्स के रिगार्डिंग रिसर्च भी होती है, मिलेट्स को और इम्प्रूव करने के लिए हम और इनिशिएटिव भी उठाते रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह पर है ये IIMR, तो आंसर वुड बी हैदराबाद एंड यस इट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट रिसर्च इन मिलेट्स। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो इसलिए ही न्यूज़ में है क्योंकि 2023 ईयर को हम मना रहे हैं एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि UNGA के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम मिलेट की बात करें तो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो इन मिलेट्स को उगाता है। फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल हैं जवार, बाजरा, रागी, तो ये मिलेट्स हैं सारे के सारे। तो इंडिया में तो बहुत एरियाज़ हैं जहाँ पर ये उगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉइल फर्टाइल नहीं चाहिए इन क्रॉप्स को उगने के लिए। तो इंडिया के मध्य प्रदेश वाले एरियाज़, महाराष्ट्र वाले एरियाज़, सारा का सारा सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा कि मिलेट्स ईजिली ग्रो किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया बिकेम दिस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, कि इंडिया ही मैक्सिमली प्रोड्यूस करता है और सेकेंड नंबर पर है एक्सपोर्ट करने में। तो ये इंडिया का एक अभी स्टेटस है रिगार्डिंग द मिलेट्स, और जिसमें 41% जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ से हो रहा है। एक तो ये। दूसरा, अगर हम मिलेट्स की बात करें तो राजस्थान हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो है, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे हैं। दूसरा, जो मिलेट्स हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से रिच हैं, जैसे कि आप कह लीजिए जो वीट है, जो राइस है, वो कार्ब ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, स्टार्च ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही ये जो है न्यूट्रिएंट्स वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं इन वाले ग्रेन्स में। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं मल्टीग्रेन आटे की तरफ भी शिफ्ट कर गए हैं, ताकि जो वीट है उसका भी जो न्यूट्रिएंट है वो मिल जाए, साथ में इनका न्यूट्रिएंट भी मिल जाए। तो इसीलिए मिलेट्स अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं किए जाते, बट इसी के लिए ही 2023 को भी हम लोगों ने एज द ईयर मनाया है मिलेट का। और इंडिया भी अब जो है एक रिसर्च सेंटर खोल रही है, जहाँ पर मिलेट्स की सिग्निफिकेंस बेसिकली लोगों को बताई जाएगी कि किस तरीके से मिलेट्स का आपको कंजप्शन करना है और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हल्का सा इंपॉर्टेंट है मिलेट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यांमार एक्सटेंड्स द इमरजेंसी रूल्स। पहली बात तो म्यांमार लोकेशन हम लोग देखेंगे, इंडिया के बिल्कुल साइड में है। इरावदी रिवर जो है वो म्यांमार में पूरा नॉर्थ टू साउथ बहती है, जिसकी कैपिटल है नेपीदौ। नेपीदौ भी ऑन रिवर इरावदी ही प्रेजेंट है। तो हल्का सा लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब ये इसका बेसिक बैकग्राउंड की बात करते हैं अगर, तो हम म्यांमार में 2020 नवंबर में इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस में जो आपकी आंग सू की जो पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को हासिल किया था। इसके साथ साथ ही 2008 का एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत ये बोला गया है कि आपने जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ कम से कम 25% जो सीट्स हैं टोटल आपके पार्लियामेंट की, उस पर जो मिलिट्री के लोग हैं वो भी आएंगे, उनको भी आपने नॉमिनेट करना है। तो मिलिट्री प्लस इलेक्शन, ये दोनों का ही जो एक सामंजस्य है ये रहता है म्यांमार वाले गवर्नमेंट के टाइम पे। जब नवंबर 2020 में इलेक्शंस हुए थे तब मेजॉरिटी इस पार्टी की आ गई थी, लेकिन मिलिट्री की तरफ से 2021 की शुरुआत में ही तख्ता पलट कर दिया गया था। जो सरकार है उसको वहाँ से हटा दिया गया था कि बहुत ज़्यादा घपलेबाजी हुई है इलेक्शंस में। तो जो भी नेता जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया है और तभी वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मिलिट्री ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था। मिलिट्री कू हम उसको बोलते हैं, COUP। तो अब जो इमरजेंसी है वो अगले 6 महीने के लिए और भी बढ़ा दी गई है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है ये। तो आपको पता हो कि इलेक्शंस कब हुए थे, कब मिलिट्री का कू हुआ था, और साथ में क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड है वो हल्का सा में आइडिया हो। और ज्योग्राफी ऑफ म्यांमार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके साथ हमने ये भी देखा ना कि 2008 का जो मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बेसिकली जो संविधान उस टाइम पर बना 2008 में, उसके तहत 25% जो सीट्स हैं वो मिलिट्री के द्वारा होल्ड की जाएंगी।
तो इसीलिए ये भी यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठते हैं, लॉज बनाते हैं, बट अगेन करप्शन की वजह से पूरे के पूरे तरीके से तख्ता पलटी कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF। पहली बात तो IMF की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसमें कहा क्या गया है ये पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर वुड बी IMF। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें इसने कहा क्या है, इसने बेसिकली ये कहा है कि आगे आने वाले सालों में पूरे ग्लोब की क्या हालत रहने वाली है और इंडिया की क्या हालत रहने वाली है, कितना ग्लोबल GDP होगा, कितना इंडिया का GDP होगा, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है बाय IMF। अगर हम इसकी हाईलाइट्स की बात करें तो जो ग्लोबल ग्रोथ है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल GDP वो आगे आने वाले सालों में जो 3.4 हम लोगों ने एस्टिमेट करी थी, लेकिन अब उसको हमने कम कर दिया है, इट विल बी 2.9% इन 2023 और 2024 में रहेगी 3.1%। ये हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि अगर इस साल में आपकी कंट्री ने, पूरे वर्ल्ड ने 100 रुपए की चीज़ बनाई है तो आगे आने वाले साल में आप 104 रुपए की चीज़ बनाएंगे अगर 4% ग्रोथ रेट है तो हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं जिसमें 2.9 रहेगा 2023 के लिए और 3.1 रहेगा 2024 के लिए। एक तो ये हाईलाइट है, इसकी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें कि जो रिसेशन है उसके लिए IMF ने मना किया है कि अभी कोई भी रिसेशन नहीं आ रहा है, सभी कंट्रीज ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं, तो रिसेशन से चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है, कोई भी मंदी मार्केट में नहीं आ रही है, इसके लिए बोला है। और साथ में जो है बोला है कि 2024 में जो सभी कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म और भी करेंगी, तो 2023 जो है हल्का सा डाउनफॉल रहेगा, बट 2024 विड बी वेरी वेरी स्पीडी ईयर, हम इसको बोल सकते हैं। एक तो ये बोला गया है। साथ में अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है 2022 में तो रही है आपकी 8.8%, 23 में ये रह जाएगी 6.6% और 24 में ये रह जाएगी 4.3%। तो आपने सारे नहीं याद करने हैं, लेकिन जो 2023 वाले हैं कि GDP कितना रहेगा और साथ में इन्फ्लेशन कितना रहेगा पूरे ग्लोब का, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 6.6% ग्लोबल इन्फ्लेशन और आपका 2.9% दी ग्लोबल ग्रोथ रेट, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में ये बोला गया है कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा अच्छे मार्केट्स में से रहने वाला है, बहुत ज़्यादा जो मार्केट इकोनॉमी है इंडिया की स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इंडिया बहुत जल्द रिसेशन फेस नहीं करेगा, ये बोला गया इंडिया के बारे में। दूसरा अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट हल्का सा कम होगा, 2022 में ये 6.8% था, 2023 में ये 6.1% रह जाएगा। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन है आपका 6.6%, ग्लोबल GDP है आपका 3.9% और जो ये वाला है आपका इंडिया का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 6.1%। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये चीज़, अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें कि IMF क्या है बेसिकली, तो IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 में ये 1944 में ये बना था। IMF के साथ साथ जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसको हम क्या कहते हैं, दीज टू आर नोन एज ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पास की गई थी। अभी टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, और इसमें है क्या बेसिकली कि जितनी भी कंट्रीज जिसमें मेंबर हैं उन सबका एक कोटा है कि जितनी बड़ी वो इकोनॉमी है उतना ही उसके पास वोटिंग शेयर भी है। फॉर एग्जांपल अगर कल को IMF ने किसी कंट्री को लोन देना हो तो वो लोन जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए वोटिंग होगा। चाइना की जो वोटिंग शेयर है वो ज़्यादा है इंडिया से, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हो चुका है अब, तो इसीलिए USA चाइना का रोल ज़्यादा है वोटिंग में क्योंकि उनकी ज़्यादा से है, और इंडिया की से कम है क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी का साइज है वो छोटा है। तो इसीलिए वोटिंग शेयर जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन दी साइज ऑफ मार्केट इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो ये बेसिकली एक तो कोटा है सभी कंट्रीज का, और उसी के हिसाब से ही जो आपका वोटिंग शेयर है वो भी डिसाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कब बना, ये क्या है और ये क्या करता है बेसिकली, और साथ में जो पूरा वर्ल्ड है उसका जो फाइनेंसेस है, जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी IMF की तरफ से ही बनते हैं। और तीसरा, ये लोन्स भी देता रहता है सभी नेशंस को, ताकि कोई भी जो कंट्री है वो रिसेशन से उसके जो लोग हैं वो प्रभावित ना हो सके।
तो इसलिए IMF के रूल्स पता हो हमें, कब बना था और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, और जो रिपोर्ट इसने निकाली है इसमें ग्लोबल GDP, इंडिया की ग्रोथ रेट और साथ में ग्लोबल इन्फ्लेशन के क्या 2023 के फिगर्स हैं वो आपको पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। ये जो त्रिशक्ति प्रहार है इसमें त्रिशक्ति क्या है, क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन ये है कि त्रिशक्ति में आंसर अब इसका ये है कि इसमें ये आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन तीनों की एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर हुई है, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है जिसको हम कहते हैं इट चिकन्स नेक, जिसका अल्टीमेटली हम और भी क्या बोलते हैं इसे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि काफी ज्यादा एक नैरो कॉरिडोर है और अल्टीमेटली ये इंडिया को, ये आपके चाइना को बांग्लादेश से जोड़ता है। और अगर ये पूरा का पूरा एरिया ब्लॉकेड कर दिया जाता है तो चाइना के लिए काफी इजी रह जाता है टू आइसोलेट होल नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है, इंडिया की फोर्सेस की प्रेजेंस होनी बड़ी ज़रूरी है। इसी के लिए प्रैक्टिस के तौर पर अभी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और CAPF ने एक्सरसाइज करी है ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू उत्पन्न होता है तो सभी इसके लिए रेडी रहते हैं। तो ये ध्यान रखें कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुई है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हुई है। नाम क्या है, त्रिशक्ति प्रहार है। और साथ में ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके अलग अलग आपके लेंथ हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल 20 से 22 किलोमीटर तक का एरिया है। तो अगर ये 20 से 22 किलोमीटर के एरिया तक ही ब्लॉकेड हो जाता है चाइना के द्वारा तो फिर अल्टीमेटली जो है चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से आइसोलेट कर सकता है। तो इसी के लिए आवर प्रेजेंस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। तो आपको ये पता हो नाम और इसका सिग्निफिकेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका मिष्टी इनिशिएटिव ऑफ मैंग्रोव्स। अभी बजट में रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है मैंग्रोव्स की प्रिजर्वेशन के लिए। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स एक ऐसा ट्री है जो कि मेनली मिलता है आपको कोस्टल एरियाज पर, और इसीलिए कोस्टल एरियाज पर अगर मिलता है तो इसीलिए ये इनको उगने के लिए एक तो सॉल्टी वाटर चाहिए होता है और सॉल्टी सॉइल चाहिए होती है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है। जो दलदल वाला एरिया है वहाँ पर आपको मैंग्रोव्स के जो पेड़ हैं वो आराम से देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में गुजरात वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया और साथ में आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव्स के लिए। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव्स आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं तो पूरे के पूरे कोस्टल एरिया में ही इंडिया में, लेकिन गुजरात, आंध्रा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं फॉर मैंग्रोव कल्टीवेशन। एक तो ये अगर हम मिष्टी इनिशिएटिव की बात करें तो दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स, कि हम मैंग्रोव्स को कैसे यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ फार्मर्स, टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ही हम लोग इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके क्या गाइडलाइंस हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस इतना पता हो कि जो मैंग्रोव्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ये बेसिकली जो आपकी सॉइल्स को इरोड होने से बचा लेते हैं, सॉइल को बांध कर रखते हैं। जो साइक्लोन आता है उसकी जो हवाओं की गति कम कर देते हैं, और काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी रहती है उन एरियाज़ में, तो उनके लिए एक हैबिटेट के तौर पे काम करते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हमें मैंग्रोव्स को बचाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पता हो मिष्टी के बारे में। 23-24 के बजट में इसको अनाउंस किया गया है। और इसके अलावा इंडिया ने मैंग्रोव्स को बचाने के लिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसको भी साइन किया है। अभी रिसेंटली जो COP27 हुई है इजिप्ट में, उसमें ये वाला जो इनिशिएटिव वो भी शुरू किया गया है, जिसमें इंडिया, UAE, इंडोनेशिया इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर इनिशिएटिव ये लिया है। इसके साथ स्पेन, फ्रांस, जर्मनी भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इंडिया, UAE और इंडोनेशिया ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इसको लीड कर रहे हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर हम इंडिया के मैंग्रोव्स की बात करें तो पूरे टोटल फॉरेस्ट कवर में से जो मैंग्रोव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0.15% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। अगर पूरे इंडिया का एरिया 100 है तो उसमें सिर्फ 0.15% पर ही आपको जो मैंग्रोव्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये हम टोटल फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया का 3.828 जो लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें से 0.15 कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा स्टेट इनके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इनिशिएटिव के नाम है, इसमें क्या गाइडलाइंस हैं, ये हल्का सा अपने को आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। अभी रिसेंटली
3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक लगा हुआ है सूरजकुंड फरीदाबाद में एक ये मेला। 36 नंबर का है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 35 का कौन पार्टनर स्टेट था, कौन सा पार्टनर कंट्री था, तो 36 वाला है ये वाला, तो ये याद रखेंगे। और इसको हम बात करते हैं फरीदाबाद में मनाया जाता है हर साल। और हर साल जो ये आपका सूरजकुंड मेला अथॉरिटी है और जो हरियाणा टूरिज्म है उसके साथ मिलकर ये जो पूरा का पूरा इवेंट है वो तैयार किया जाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स ये सभी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, साथ में टूरिज्म भी। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सूरजकुंड मेला, तो पता हो कि टूरिज्म, कल्चर, आपका एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ में टेक्सटाइल्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स को ही हम लोग यहाँ पर शो कर रहे होते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये भी आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ हर साल एक पार्टनर स्टेट होता है और एक पार्टनर कंट्री होती है। अगर मैं इस बार के पार्टनर स्टेट की बात करूं तो ये है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसमें कोई एक स्टेट नहीं है बट एक पूरा का पूरा रीजन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज द पार्टनर स्टेट। और साथ में जो आपका पार्टनर कंट्री है दैट इज अगेन एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ कंट्री, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं हमारे, एक तो चाइना है हमारा, एक किर्गिस्तान है, एक कजाकिस्तान है, ये रशिया है आपका, और ये ताजिकिस्तान है। इसके साथ साथ इंडिया है, पाकिस्तान है और ईरान जो है रिसेंटली ही हम लोगों ने ऐड भी करना है, तो ये नया एक करंट अफेयर भी है। और साथ में ये उज़्बेकिस्तान पहले से ही है। तो चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अभी रिसेंट ऐड हुआ है। तो ये पता हो कि हाँ टोटल ये पूरे की पूरी आपकी 8-9 कंट्रीज हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज। अभी बजट में ये डिसाइड किया गया है कि हम लोग 2047 तक आते आते इंडिया में से ख़त्म कर देंगे सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़। अब इसको समझने से पहले ही पता हो कि सिकल सेल डिजीज़ है क्या। सिकल सेल डिजीज़ है एक आपका ब्लड डिसऑर्डर जिसमें जो भी आपकी ब्लड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनकी जो शेप है वो हो जाती है सिकल टाइप्स, जो दराती टाइप्स होती है ना, तो वैसी शेप हो जाती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RBCs की जो ये एक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, टू ट्रांसफर दी ब्लड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हीमोग्लोबिन की ट्रांसफर अगर करनी है तो वो सब चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती है और इस वजह से बन जाते हैं आपकी जो हेल्दी ब्लड सेल्स हैं ये बहुत जल्दी मर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम RBCs की बात करें तो इनका 120 डेज का टाइम पीरियड है। तो अगर जिसको भी सिकल सेल डिजीज़ है, जिसको भी ये जेनेटिक डिजीज़ है बेसिकली, इसके लिए कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया नहीं है, अगेन जेनेटिक एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो RBCs हैं 120 डेज की बजाय अराउंड 50 डेज में इनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से जो पूरा ब्लड है उसमें आपकी जो क्लॉटिंग है वो हो जाती है। तो क्लॉटिंग की वजह से जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन वो नहीं हो पाता और अल्टीमेटली जो ब्रेन डैमेज है वो भी हो जाता है, जो ऑर्गन फेलियर्स हैं वो भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज़ है उसको हम लोग ख़त्म कर दें ताकि कोई भी जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक ना हो, है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, दैट वी कैन ट्रांसफ्यूज दी ब्लड, कि हम लोग ब्लड ही पूरा का पूरा एक पर्सन का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसप्लांट भी हम बोल सकते हैं उस चीज़ को। और साथ में हाइड्रोक्सी यूरिया भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें कि जो भी ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब भी डेड होती हैं जिससे कि ब्लॉकेट हो जाता है ब्लड सेल्स में, उससे काफ़ी ज़्यादा पेन कॉज होता है। तो उस पेन से रिलीफ पाने के लिए देयर इज़ अ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। इसके साथ साथ जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो स्टेम सेल थेरेपी है, वो भी हम लगा सकते हैं कि हम लोगों ने जो रेड ब्लड सेल्स की स्टेम सेल्स हैं उनको ही बॉडी में दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें जो रिसर्च फेज में ही हैं, अभी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अभी डिसीजन आया नहीं है, तो इसीलिए अभी के लिए हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रीटमेंट और साथ में हाइड्रोक्सी यूरिया इज द मेडिकेशन एज अ ट्रीटमेंट। तो आपको पता हो कि सिकल सेल डिजीज किससे होती है, वो क्या होती है, उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस क्या है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, जो क्लॉटिंग है वो हो जाती है प्रॉपर ब्लड वेसल्स में ही। तो ये सभी कॉन्सिक्वेंस हैं आपके सिकल सेल डिजीज के। चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे रन ऑफ कच्छ की, जिसमें टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अभी रिसेंटली होने वाली है। हमें पता है कि इंडिया को अभी रिसेंटली G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, तो उसके रिगार्डिंग ही गुजरात जो है होस्ट करेगा पहला टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। कब से कब तक? 7 से लेकर 9 फरवरी तक इन रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ है आपका गुजरात वाले एरिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूरल और आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म जो है, इट विल बी दी हाईलाइट ऑफ द इवेंट, कि कैसे इंडिया में हम लोग टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ रूरल टूरिज्म प्लस आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हमें करना है अगर, तो इसके लिए भी हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो थीम फोकस जो है वो इसी थीम पर है। और इसके अलावा जो धोलावीरा है विच इज अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये सेकंड स्टेज होगा या सेकंड आप कह लो कि मीटिंग है फॉर दीज G20 फॉरेन डेलीगेट्स, जहां पर ये देखते हैं बेसिकली कि इंडिया में टूरिज्म का कितना स्कोप है ज़्यादा। तो अगर स्कोप को देखते ही हम आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आगे बिजनेस को बढ़ाते हैं, साथ में इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है अलग अलग कंट्रीज में वो बढ़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पता हो हल्का सा कि धौलावीरा में भी G20 की मीटिंग होगी, और साथ में रन ऑफ कच्छ में जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है उसका पहला मीटिंग है इस बार के लिए। इसके साथ साथ देखो रन ऑफ कच्छ तो है ही है, इसके अलावा टूरिज्म के अलग अलग थीम्स हैं, जिसमें अगर मैं रूरल टूरिज्म की बात करूँ तो उसमें आपका जो ये लडपुरा खास विलेज है जो मध्य प्रदेश में लाया करता है, वहां पर भी एक मीटिंग होगी। आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के लिए धोलावीरा में एक मीटिंग होगी, और साथ में इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो खोनोमा विलेज है नागालैंड में, वहां पर एक मीटिंग होगी। तो ये हर जगह पर इंडिया के जा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को इंडिया में आने के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाएगी, है ना। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि अलग अलग एरियाज में कहाँ पर किस थीम के रिगार्डिंग कहाँ पर मीटिंग होनी है, ये पता हो हमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PM कुसुम स्कीम। कुसुम स्कीम है जिसमें हम लोगों ने जो टारगेट है अपना वो हल्का सा चेंज किया है कि हम लोग अब 30,000 के मेगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी है उसको हम 2026 मार्च तक इम्प्लीमेंट कर देंगे, खासकर रूरल एरियाज में। अभी समझने से पहले हमें कम से कम ये पता हो कि व्हाट डू वी मीन बाय कुसुम स्कीम। देखो कुसुम स्कीम का बेसिकली मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा महाउत्थान अभियान। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूं कि हम करेंगे क्या, जितने भी अब एग्रीकल्चरल फील्ड हैं उसमें हम लोग इरिगेशन करते हैं, या तो इरिगेशन होती है ट्यूबवेल वाली। अब ट्यूबवेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीजल जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, उसके थ्रू हम पानी निकालते हैं और अल्टीमेटली जो है इरिगेशन करवाते हैं पूरे फील्ड पर। अब उस डीजल जनरेटर सेट की बजाय हम लोग क्या करेंगे, वही इलेक्ट्रिसिटी वही जो पावर है वो हम क्रिएट करेंगे थ्रू सोलर एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक खेत में लगाएंगे सोलर पावर प्लांट, जो ये ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर ही बनेगी, इसको आप यहीं पर ही यूज कर लेना। इसके लिए आपको जो पावर है वो तारों तक भेजने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रॉपर ग्रिड है, जो आपकी वन ट्रांसफार्मर जो पूरे तार लगे होते हैं उनको हम ग्रिड कहते हैं। तो उस ग्रिड में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, अपने ही फील्ड में यूज करो। तो ये होते हैं आपके सोलर पावर्ड पंप। अदरवाइज हम लोग अभी यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और जिसमें बेसिकली डीजल वगैरह हम डालते हैं, उससे पोल्यूशन काफी कॉज होता है। तो वो सब हम ना करें, इसके लिए हम रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं सोलर पावर पंप से। दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। अब हम चाह रहे हैं कि अगले आने वाले 2026 तक हम लोग पूरे इंडिया के रूरल गांवों में, रूरल एरियाज में कम से कम 30,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने वाले सोलर पंप हैं उनको हम लोग लगा दें, ताकि बेसिकली जो किसान हैं वो भी कम से कम पैसे लगाएं उसमें। सरकार से सब्सिडी दे ही रही है, सोलर पैनल्स हम लगा कर देंगे आपको, तो वो भी सरकार कर रही है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सरकार की हेल्प के बाद किसान के पैसे बच जाते हैं और पोल्यूशन भी कम होता है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी किसान ने अपने खेत में ये सोलर पैनल्स लगाए हैं, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचती है तो वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को जो ग्रिड है वहाँ पर भी भेज सकता है। तो वो उसके अलग से जो चार्जेस है वो उसको मिल जाते हैं, तो उसके पैसे उसको अलग से मिल जाएंगे। तो दोनों ही काम हमारे सिद्ध हो जाते हैं कि हमारा जो ट्यूबवेल है, जो हमारा पूरा का पूरा जो सेट है जिससे हम पानी निकाल रहे हैं, वो भी हमारा बढ़िया तरीके से चल गया, और साथ में जो एक्स्ट्रा बची बिजली है वो भी हम लोगों ने ग्रिड को भेज दी। तो इसको हम बेसिकली इस तरीके से कर सकते हैं कि अभी 2026 तक का टारगेट है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
अगर हम इसकी बात करें कि इसमें हम ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स को लगाने के लिए बात कर रहे थे और 2019 में ही जो ये स्कीम है ये आई थी। द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो काफ़ी लेवल तक काम कर रही है। तो आपको पता लग गया कि कुसुम स्कीम क्या है, 19 में ही आई थी, मिनिस्ट्री कौन सी है, हम चाहते क्या हैं, सोलर पंप्स लगाना चाहते हैं, और इसके अलावा जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स भी हैं जिसमें हम लोगों ने ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स को लगाने की भी बात करी थी। फॉर एग्जाम्पल कि एक ही जगह पर एक पावर प्लांट है जहाँ पर सोलर एनर्जी क्रिएट होती है, वही जो एनर्जी है वो अलग अलग एग्रीकल्चर फील्ड पर जाती है, अलग अलग खेतों में जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। आप जो है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल जो पंप है उनको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑफ ग्रिड भी हो सकते हैं। तो नए हमें लगाने हैं और जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको भी हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी डीजल सेट्स काम कर रहे हैं उसको हमें रिप्लेस करना है, जो हम नए लगाएंगे उनको हमें नया लगाना है, और अगर बाकी बिजली बच जाती है फार्मर्स की तो वो अल्टीमेटली ग्रिड को भी सौंप सकते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये रहते हैं आपके पीएम कुसुम स्कीम के। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जुपिटर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। मून्स बेसिकली हम उनको बोलते हैं जब किसी एक प्लैनेट के अराउंड जो बॉडी है वो चक्कर काट रही होती है, तो ये जो है ये सारा का सारा इट विल बी दी मून ऑफ दी प्लैनेट। अभी जुपिटर से पहले सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट था जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स थे, अराउंड 83 मून्स। बट अब जो जुपिटर है उसके पास टोटल 92 मून्स हैं। अभी रिसेंटली जो नए 12 हैं उनको हम लोगों ने खोजा है। तो नाउ जुपिटर इज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स एंड सैटर्न इज एट द सेकेंड नंबर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो आपका यूरेनस है उसके पास 27 नंबर ऑफ मून्स हैं, जो नेपच्यून है उसके पास 14 मून्स हैं, मार्स के पास 2 हैं, फोबोस एंड डेमोस। एग्जाम्पल आता है पेपर में कि फोबोस और डेमोस क्या हैं, ये मार्स के मून हैं। अर्थ के पास एक ही है, मतलब एक ही मून है, मून है। और जो वीनस और मरकरी है उसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उसके पास कोई भी मून नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज 0 नंबर ऑफ मून्स। तो आंसर इज मरक्यूरी एंड वीनस, क्योंकि ये सन से बहुत ज्यादा पास हैं, इसीलिए कोई भी एक बॉडी इनके चारों तरफ चक्कर काटने की बजाय सन की तरफ चक्कर काटना शुरू कर देती है, तो इट बिकम अनदर प्लैनेट इन फ्यूचर। बट ये सैटेलाइट नहीं बन पाते इन प्लैनेट्स के। और साथ में अगर हम देखें तो जो मून्स हैं ये अभी रिसेंटली ही जो हवाई और चिले में टेलीस्कोप्स हम लोगों ने लगा रखे हैं उनके द्वारा ही ये खोजे गए हैं। और कोई भी प्लैनेट है, कोई भी मून है, इसके डिसीजन लेता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। ये ध्यान रखेंगे। तो जो कंडीशन सेट है कि कोई बॉडी प्लैनेट है, कोई बॉडी मून है, वो सब बताएगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हम सभी कंट्रीज को। तो जुपिटर के बारे में पता हो हमें कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, एक गैशियस प्लैनेट है, इसके टोटल 92 नंबर ऑफ मून्स हैं। जो सबसे सैटेलाइट जिसकी हैवी है, जो सबसे हैवी सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, दैट इज गैनीमेड। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये पता हो। और जुपिटर जो गैशियस है इस पर हम लैंड नहीं कर सकते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, तो इट इज अ गैशियस प्लैनेट। इसकी जो ग्रेविटेशन है वो सभी प्लैनेट्स की ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा है। जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों ने स्पेस में थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड भी आपके छोटे छोटे रॉकी से पार्टिकल्स हैं जो कि ऐसे ऐसे करके सन की तरफ घूमते रहते हैं, सन के अराउंड घूमते रहते हैं। तो ये पता हो हल्का सा हमें कि जुपिटर बेसिकली कैसा प्लैनेट है, और अल्टीमेटली फिफ्थ प्लैनेट है हमारा आफ्टर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाद 5th प्लैनेट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे। अभी रिसेंटली 2 फरवरी को हम लोगों ने मनाया है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसकी थीम है इस बार की वेटलैंड रेस्टोरेशन, कि हम लोग जितने भी वेटलैंड्स खत्म हम लोगों ने कर दी हैं या जो डेंजर में हैं उनको हम कर लेंगे रिस्टोर। और इसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से चलाया गया है एक कैंपेन जिसका नाम है सेव वेटलैंड कैंपेन।
कि जिसमें सभी इंडिविजुअल, सभी कम्युनिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब का कोलैबोरेशन रहेगा और साथ में वेटलैंड्स किस तरीके से काम आती हैं और क्या इनके सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं वो लोगों से की जाएंगी। वेटलैंड बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो कि सारे साल या कुछ टाइम ऑफ द ईयर जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिवर्स हो गई, आपकी लेक्स हो गई, ओशन का वो एरिया जो कि 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो जो डेप्थ 6 मीटर ज़्यादा नहीं है अगर, तो वो एरिया इज़ दी वेटलैंड। मैंग्रोव्स उसमें आ गए, एस्चुरीज उसमें आ गई, तो वो सभी जो है ये पानी का सोर्स भी हैं, बायोडाइवर्सिटी भी अच्छा रखती हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस बना कर रखती हैं, एक फूड चेन जो है वो काफ़ी अच्छी चलती रहती है इनके लिए। तो वो सभी चीज़ें जो है वेटलैंड काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू बनी रहती है नेचर की। तो इसीलिए वेटलैंड्स को बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसी के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। और ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि 1971 में हम लोगों ने इसी के ही दिन साइन किया था रामसर कन्वेंशन को। रामसर कन्वेंशन, रामसर जो जगह है वो आपके ईरान वाले एरिया में है, और 1971 2 फरवरी को एक कन्वेंशन हुई थी जिसमें सभी कंट्रीज़ ने ये बोला था कि हम लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ में जाकर सभी वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद उनको प्रिजर्व करने की कोशिश चालू कर देंगे। तो उसके तब से लेकर अब तक इंडिया में टोटल 75 वेटलैंड साइट्स हैं जिनको हम बोलते हैं रामसर साइट्स। तो 75 कुछ तो आपके इसमें दी हुई है मैप में, और कुछ जो है आप लोग अपने नोट्स में मार्क कर लेना, ताकि पेपर में क्वेश्चन अगर आए मैच दी फॉलोइंग की फॉर्म में कि कौन सा साइट कौन से स्टेट में है तो पता हो हमें। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये वुलर लेक है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आ सकता है सीधा का सीधा मैच दी फॉलोइंग में। होकेरा वेटलैंड है जम्मू एंड कश्मीर में, आपका पोंग डैम है हिमाचल वाले एरिया में, पंजाब में रोपड़ है, आपका हरीके है ना। तो ये सारे जो है आपके वो सारी चीज़ें आपको पता हो, इम्पॉर्टेंट है। तो कितनी 75 वेटलैंड साइट्स हैं, वो कौन से स्टेट में है, एक हल्का चार्ट हमारे पास हो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है मैच द फॉलोइंग में तो उसके रिगार्डिंग अपने पास आंसर हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस क्लब। पेरिस क्लब न्यूज़ में था क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि IMF कंट्रीज को लोन देता है, तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा अभी डेट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। तो वो IMF से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन IMF पैसे उसको तभी देगा जब उसके पास ये श्योरिटी होती है कि हाँ ये पैसे वापस कर देगा। तो इसी श्योरिटी को देता है पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब ने अभी रिसेंटली बोला है कि हम लोग एक फाइनेंशियल एश्योरेंस देते हैं टू IMF कि श्रीलंका का जो डेट है वो वापस वो कर देगा। तो एक तरीके से अगर वो वापस नहीं करेगा तो वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है इसमें। तो आपको पता हो कि पेरिस क्लब जो है एक ऐसा समूह है जिसमें मैक्सिमम वो सारे देश हैं जो कि लोन देते हैं, तो मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अगर वो सिक्योरिटी लेते हैं, वो इंश्योरेंस अगर देते हैं, तो IMF जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को लोन दे देता है। तो अभी जो श्रीलंका है उसको $2.9 बिलियन जो है वो IMF की तरफ से आए हैं, मतलब आएंगे जब ये पूरे इंश्योरेंस मतलब जस्टिफाई हो जाएगी, तो ये जितने भी फंड मांग रहे हैं श्रीलंका वो सारे IMF की तरफ से आ जाएंगे। तो जो पेरिस क्लब है दैट इज मेनली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्री, जो कि आपके वो देश हैं जो कि लोन देते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। पेपर में क्वेश्चन अगर आता है कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो टोटल देयर आर 22 मेंबर्स, और सभी जो मेंबर्स हैं ये आपके OECD के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि स्पेशली आपकी डेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह है। इसमें आपकी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जापान, स्पेन, USA, रशिया, साउथ कोरिया, ये सभी नेशंस जो कि डेवलप्ड हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे रखते हैं अपने पास, जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो ही पेरिस क्लब का मेंबर हैं। और पेरिस क्लब बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए काम करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेट लेना चाहती हैं बट उनको कोई लोन दे नहीं रहा, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा किसी को नहीं है। तो ये बेसिकली अश्योर करते हैं दैट वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये श्रीलंका को भी हेल्प कर रहे हैं अभी, और अगर फ्यूचर में कभी और कंट्रीज़ को भी हेल्प लेनी पड़ती है तो पेरिस क्लब इज़ बेसिकली द सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक इनफॉर्मल ग्रुप। ये इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मल नहीं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई
ऐसे सेक्रेटरीट नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि हर साल जो मीटिंग करते रहते हैं और अल्टीमेटली सभी कंट्रीज़ को डेट दिलवाते रहते हैं। तो इनफॉर्मल एक मैकेनिज्म है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सदर्न इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। सदर्न इंडिया का चेन्नई और बेंगलुरु का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये वाला। इसमें पहली बार अभी हम लोगों ने जो तुमाकुरु जगह है वहां पर पहला सदर्न इंडिया का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लगाने की अभी शुरुआत करी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली होते हैं जहां पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लगे, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़्यादा झंझट ना हो, पोर्ट्स के करीब हो वो एरिया, रॉ मटेरियल्स आसपास हो, लेबर मिलती हो आसपास, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हों, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वो सभी चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हम लोग बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं। तो साउथ इंडिया का पहला तुमाकुरु में एज दी पार्ट ऑफ चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम लोगों ने भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। अगर हम इसकी और बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से ही बेसिकली जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करवाई जा रही हैं वाया NICD। NICD है आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग पूरे देश में टोटल 32 ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है शुरुआत से शुरू करना, कि ऐसी कोई बात नहीं कि इस सिटी को हमने दोबारा से मॉडिफाई करना है, हम शुरू से शुरू करेंगे। ग्रीन फील्ड का वो मतलब होता है एंड 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं वो हम लोग बनाएंगे ताकि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रीज को कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो टोटल 32 ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हम लोग बनाएंगे, जिसमें से सदर्न इंडिया का पहला तुमाकुरु जगह पर हम लोगों ने बनाया है, जो कि अगले आने वाले सालों में 3 फेजेज में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसके लिए अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो हम लोगों ने बनाया है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस कंपनी विल ओनली एंड ओनली टेक केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस तुमाकुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप से बन जाए, इससे हम बोलते हैं ना कि जमशेदपुर इज इंडस्ट्रियल टाउन, तो वैसे ही तुमाकुरु जो जगह है वो भी इंडस्ट्रियल टाउन के तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द फर्स्ट सदर्न इंडियाज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो आंसर वुड बी तुमाकुरु। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेवल LCA लैंड्स ऑन INS विक्रांत। LCA है आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात करते हैं तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इंडिया ने खुद ही बनाया हुआ है, और इसका एक नेवल वर्जन भी है जिसने रिसेंटली अभी INS विक्रांत पर लैंड किया है। INS विक्रांत है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, कि जिससे एयरक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट की जो लैंडिंग है वो करवाई जा सकती है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये नेवल वेरिएंट जो है वो भी इंडिया ने ही अपने आप ही बनाया, इंडिजिनस है ये भी। और जो INS विक्रांत है ये भी इंडिया ने खुद ही नहीं बनाया है, बेसिकली तो लिया हुआ है, बट हम लोग इसको बनाने की अभी बात कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने अगर बात टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जो है खुद की ही बनाई है। जो आपने ध्यान रखना है 3 चीज़ें हैं, एक तो INS विराट है, एक INS विक्रांत है और एक INS विक्रमादित्य है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो इसमें विक्रमादित्य जो है, विक्रांत जो है, विराट है, ये तीनों ही आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर था अभी ये नहीं है, इसको हम लोगों ने डीकमीशन कर दिया है। INS विक्रमादित्य जो है वो हम लोगों के पास अभी ऑपरेशंस में है। INS विक्रांत हम लोग बना चुके हैं, बट ये बस अभी ऑपरेशन में नहीं है। जैसे ही ये इसके ट्रायल्स वगैरह खत्म हो जाएंगे तो ये ऑपरेशन में भी आ जाएगा। अभी इसके पूरे ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विराट डीकमीशन किया जा चुका है, वो खत्म हो चुका है, रिटायर हो चुका है। विक्रमादित्य अभी काम कर रहा है और विक्रांत अभी इंडिया में ऑपरेशंस में आना बाकी है। तो ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखेंगे, तीनों में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसमें से अगर हम INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये वाला जो है आपका रशिया से हम लोगों ने उधार लिया था 2013 में। विक्रमादित्य जो है वो रशिया से हम लोगों ने लिया है, जबकि विक्रांत जो है ये हम लोगों ने सारा का सारा खुद बनाया है। तो ये हल्का से इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। विक्रमादित्य हम लोगों ने रशिया से लिया था 2013 में और विक्रांत हम लोगों ने खुद से बनाया है, जिसका हम लोगों ने ऑपरेशन अभी चालू करने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे।
अभी तेजस का जो नेवल वर्जन है उसने इस पर लैंड किया है, और इसके अलावा जो MiG-29 फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी टेक ऑफ किया है और यहाँ पर लैंडिंग करी है। तो इससे पता लगता है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर भी है और अच्छी भी होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम लोग एयरक्राफ्ट अब लॉन्च करवा सकते हैं फ्रॉम अ शिप। तो ये ध्यान रखेंगे हल्का सा। चलिए, अगर हम विक्रांत की बात करें तो विक्रांत भी आपका एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, पूरा का पूरा ये ऐसा एरिया है जहाँ से आप लैंडिंग और जो टेक ऑफ है वो करवा सकते हैं। एक तो ये, इसके साथ साथ इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ये हम लोगों ने देख लिया। वेटेज है आपका अराउंड 45,000 टन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें और बहुत ज़्यादा जो भार है वो सहन कर सकता है। साथ में जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है वहाँ पर इसको बनाया गया है। तो कहाँ बना है, क्या इसका नाम है, कब ये हम लोग ऑपरेशंस में लेकर आएंगे, तो जो भी न्यूज़ में रहेगा विक्रांत के रिगार्डिंग वो आपको पता हो। विक्रमादित्य ऑन द अदर हैंड जो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, ये आपका हम लोगों ने रशिया से परचेज किया था 2013 में। तो इन तीनों में डिफरेंस हमें पता हो। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी टू बी इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट लिव्ड हेरिटेज यूनिवर्सिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो आंसर इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, विच वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1921। ईयर भी याद हो हमें, और अप्रैल या मई में इसको जो ये टैग है वो दे दिया जाएगा, बट ये अनाउंस अभी हो चुका है। ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है, और इसको पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ही नेम किया गया था, बट लास्ट में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया था 1922 में। और लास्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत 1951 में इसको एज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस या मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन मतलब स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दे दिया गया था। तो इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाउ, क्योंकि 1951 में ही इस एक्ट के तहत आपको ये जो स्टेटस है वो दे दिया गया था। 1921 में ये बनी थी। शुरुआत में इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर था, बट बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये पता हो, और बेसिकली क्या स्पेसिफिकेशन है ये पता हो। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थक्वेक इन टर्की। अभी रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया है अराउंड 9.8 मैग्नीट्यूड का, 7.8 मैग्नीट्यूड का। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो अर्थक्वेक है वो आया क्यों है। अगर आप टर्की को देखें, टर्की की जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि दिस इज द एनाटोलियन प्लेट। यहाँ पर पूरा टर्की बसा हुआ है इस प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट के दो जो भाग हैं विच इज़ नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। फॉल्ट बेसिकली होते हैं जहाँ पर जो दो प्लेट्स होती हैं आपस में या तो कन्वर्ज कर रही होती हैं, डाइवर्ज कर रही होती हैं, या बीच में जो टूटी हुई एक सतह है, टूटने की वजह से क्या है बार बार ये जो प्लेट है वो शेक करती रहती है और अर्थक्वेक आता रहता है। तो ये जो दो फॉल्ट है, नॉर्थ और एनाटोलियन फॉल्ट और ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, इन दोनों की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी खतरनाक है फॉर टर्की, और यही चीज़ टर्की के 95% हिस्से को बना देती है अर्थक्वेक प्रोन। और साथ में इसके देखो अलग से यूरेशियन प्लेट जो है हमारी, जो सबसे थोड़ी लार्जेस्ट प्लेट की हम बात करते हैं, यूरेशियन प्लेट टकरा रही है विद द एनाटोलियन प्लेट, तो इसीलिए फॉल्ट भी बेसिकली यहाँ पर ये बना है। तो जहाँ पर बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट आपस में टकरा रही हैं वहाँ पर छोटी प्लेट जो है वो अल्टीमेटली जो है वो शेक कर जाती है। तो अर्थक्वेक जो है जनरली आते रहते हैं, और रिसेंटली अभी भी जो टर्की में अर्थक्वेक दोबारा भी आया है। तो ये जो प्लेट है इस तरीके से थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है। तो पता हो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी प्लेट के ऊपर टर्की लाई करता है, तो आंसर इज एनाटोलियन प्लेट, और इसके नॉर्थ में है NAF जो कि यूरेशियन प्लेट से इसको मीट करवाता है, और साइड में है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जो कि इसको अरेबियन प्लेट से मीट करवाता है, और नीचे एनाटोलियन प्लेट के नीचे है यहाँ पर आपका एजियन प्लेट। अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन सी की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एजियन सी जो कि अगेन एजियन प्लेट के ऊपर है, मतलब एजियन प्लेट है बेसिकली सारी की सारी। तो बहुत सारी प्लेट्स की इस तरीके से अक्यूमुलेशन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टकराव जो है देखा जाता है, और काफ़ी जो अर्थक्वेक है आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पता हो कि इसकी ज्योग्राफी क्या है, और अल्टीमेटली ये एनाटोलियन प्लेट या NAF या EF जो है उनका क्या सिग्निफिकेंस है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स की। अभी रिसेंटली 2023-24 का जो बजट है वो लॉन्च किया गया है, तो उसमें इंडिया के फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स की बात की गई है। फिस्कल डेफिसिट होता है बेसिकली कितना इंडिया ने उधार लिया हुआ है,
कि इंडिया की अगर 100 रुपये की कमाई है तो उसमें 100 रुपये में से 10 रुपये जो है किसी और को देने हैं, क्योंकि उधार लिया हुआ हम लोगों ने। तो ये जो टारगेट्स है वो क्या है, ये आपको पता हो हल्का सा। इसमें 2023-24 और 24-25 के जो बेसिकली टारगेट्स हैं अपने को वो याद करने हैं। इसमें से अगर मैं बात करूँ तो फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में, तीनों में से फिस्कल और रेवेन्यू दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपको ये तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे ये दोनों के दोनों। तो और ये तो वैसे भी एक्ट में लिखे हुए हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने इतना फिस्कल डेफिसिट जो एरिया जो परसेंटेज है वो मेंटेन करना ही करना है, मतलब बहुत बढ़ने नहीं देना इसे, इसको हम लोगों ने कम करके रखना है। अगर हम इसमें बात करें तो टारगेट्स में, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा 21-22 में 6.7% था ऑफ जीडीपी, कि 100 में से 6.7 तो हम लोगों ने उधार में ही देने हैं। 6.4 था आपका 2022 और 2023 में, फिर ये कम हो रहा है 6.4 जो है वो 23-24 के लिए हम लोगों ने रखा है इसका टारगेट 5.9%, कि हम कम से कम आगे आने वाले साल में इसको हम लोग 5.9% तक कर देंगे, ये हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है। उसी की तर्ज पर जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपको ध्यान रहो कि 2.9% का टारगेट हम लोगों ने लिया है। तो ये टारगेट पर ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पेपर्स में, कि फिस्कल डेफिसिट 5.9, रेवेन्यू डेफिसिट 2.9, प्राइमरी डेफिसिट 2.3 और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका 1.7। इन दोनों में से बस दो ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये फिस्कल और रेवेन्यू। तो इंडिया का जो बोरोइंग है जो हम लोगों ने बाहर से ली हुई है या हम लोगों ने इंटरनल सोर्सेज से ही बोरो किया हुआ है, वो जो बोरोइंग है दैट इज बेसिकली फिस्कल डेफिसिट। तो हमें ये हल्का सा पता हो और इसमें इनका क्या स्टेटस है और इनके क्या लिमिट्स हैं, ये अपने को हल्का सा आइडिया हो। तो ये जो डायग्राम है ये आपने ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन आपके जनरली बन जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। आप इनको रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।